नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं राजनीतिक विश्लेषण के साथ। जी हां दोस्तों, राजनीतिक खबर से आपको अवगत कराएंगे और बताएंगे हाल उस राज्य का जिसकी स्थिति बहुत ही गंभीर है। वहां की प्रशासन व्यवस्था इतनी निरंकुश है कि उसके क्या कहने हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बंगाल की और वहां की वर्तमान सरकार ममता बनर्जी की। दोस्तों, आपको इसमें बताएंगे कि आखिर क्या कुछ है मामला जो मुझे इस पर एक वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ गई है। जहाँ दोस्तों, आपको बताएंगे कि इस राजनीतिक विश्लेषण के अंदर क्या कुछ खास लेकर आए हैं आपके लिए। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। साथ ही साथ हर तरह की खबरों के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आखिर हम आपको बताने वाले हैं कि क्या ममता के राज में बंगाल भी कश्मीर बनने वाला है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, और इसका जवाब निश्चित तौर पे आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। आइए जान लेते हैं, बिना इंतजार किए, बिना आपका समय बर्बाद किए बताते हैं कि आखिर ममता के राज में क्या कुछ चल रहा है बंगाल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में जो कुछ हुआ या जो कुछ अभी हो रहा है वैसा स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। क्या इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने इस देश के गृह मंत्री को सार्वजनिक रूप से गुंडा कहा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि ममता ने ऐसा कहा है। इससे पहले ममता ने 2016 में कोलकाता में सेना के अभ्यास पर सख्त ऐतराज भी जताया था। उसे लगा कि उनमें या तो अलगाववादी प्रवृत्ति उभर रही है या फिर मोदी सरकार के विरोध में उन्होंने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया है। ममता ने आरोप लगाया था कि सेना हमारी सरकार को अपदस्थ करना चाहती है। याद रहे कि तब कोलकाता के टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती हुई थी। सेना ने कहा था कि हमारे लोग सिर्फ कोलकाता में ही नहीं बल्कि देश के कुल 9 राज्यों के 80 स्थानों में ऐसा अभ्यास कर रहे हैं। तत्कालीन रक्षा मंत्री के अनुसार इसकी सूचना बंगाल पुलिस को दे दी गई थी। कालांतर में भी ममता केंद्र और उसकी संस्थाओं से टकराव पर आमादा रही हैं। उन्होंने तमाम केंद्रीय योजनाओं को बंगाल में लागू करने से भी परहेज किया है। कई बार तो ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को इस देश की न्यायपालिका में भी विश्वास नहीं है। अदालती आदेश पर सीबीआई शारदा और रोज वैली पोंजी घोटाले की जांच कर रही है। इस संबंध में पूछताछ के लिए सीबीआई कोलकाता पुलिस आयुक्त के आवास पर पहुंची तो सीबीआई टीम के साथ भी बदसलूकी की गई। उस पूरे अभियान की कमान भी ममता ने खुद ही संभाली हुई थी। वह सीबीआई के खिलाफ धरने पर बैठ गई। क्या आपने इससे पहले कभी किसी मुख्यमंत्री को एक आरोपी अफसर के पक्ष में धरने पर बैठने के बारे में देखा या सुना था? प्रधानमंत्री मोदी जब चक्रवात प्रभावित बंगाल में राहत के लिए हम बैठक के लिए पहुंचे तो ममता ने न केवल खुद उस बैठक से कन्नी काटी बल्कि अपने मुख्य सचिव को भी उसमें शामिल नहीं होने दिया। ममता सरकार और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विपक्ष विशेषकर भाजपा के खिलाफ जैसी निर्ममता की उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। बंगाल में केंद्रीय मंत्रियों तक के साथ दुर्व्यवहार किया गया। चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद बंगाल के हालात देखकर तो यही लगता है कि बंगाल और कश्मीर के बीच अंतर मिटता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की जानकारी अक्सर हम आप तक लेकर आते रहते हैं और ऐसी ही जानकारियाँ आपको आगे भी मिलती रहें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। साथ ही साथ आपके कुछ सुझाव हैं तो वो भी आप हमें चैनल पर लिखकर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसको अमल में लाया जाए। आइए जान लेते हैं आगे क्या कुछ है इसमें। हालात इतने भयावह हो गए कि राज्य में भाजपा समर्थकों को अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसी राज्यों में शरण लेनी पड़ी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस राज्य प्रायोजित हिंसा की पड़ताल का निर्देश दे डाला। हद तो तब हो गई जब जांच के लिए गई आयोग की टीम को भी हमलों का शिकार होना पड़ा। जी हां दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को निर्देश दिया कि वह चुनावी हिंसा के सभी पीड़ितों के केस दर्ज करे। देखना है कि बंगाल पुलिस अदालती आदेश का पालन करके
पीड़ितों को न्याय दिलाती है या फिर नहीं दिलाती है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल के प्रति बंगाल में शत्रुवत व्यवहार लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक है। इस परिदृश्य को देखते हुए यही लगता है कि भविष्य में जब केंद्र सरकार बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और NRC लागू करने की कोशिश करेगी तो बंगाल में अभूतपूर्व हिंसा देखने को मिल सकती है। इन मुद्दों पर ममता का विरोध इस तथ्य के बावजूद है कि 2005 में उन्होंने ही लोकसभा में अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था। तब राज्य में वाम सरकार थी जो घुसपैठियों को संरक्षण दे रही थी। अब स्थिति बदल गई है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के एक मुश्त वोट चूंकि ममता की पार्टी को मिलने लगे हैं, इसलिए उनका रवैया बिल्कुल बदल गया है। ममता अब कह रही हैं कि अगर बंगाल में CAA और NRC लागू हुआ तो राज्य में खून की नदियां बहेंगी। बंगाल विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतों की अभूतपूर्व एकजुटता का एक बड़ा कारण यह भी रहा है। केरल में भी इस बार ऐसी ही एकजुटता दिखी। केरल के मार्क्सवादी मुख्यमंत्री P. विजयन ने कहा कि वह CAA और NRC लागू नहीं करेंगे। इन मुख्यमंत्रियों के ऐसे दावे पूरी तरह भ्रामक ही हैं, क्योंकि नागरिकता का मसला राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता ही नहीं है। आपको बता दें कि घुसपैठ की समस्या पर 1992 में केंद्र सरकार ने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद शामिल हुए थे। तब तय हुआ था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई की जाएगी। उन दिनों बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या करीब 50 लाख थी, जो अब बढ़कर लगभग 1 करोड़ पहुंच गई है। तृणमूल कांग्रेस ने अभूतपूर्व ढंग से अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच अतिवादियों का जमकर तुष्टीकरण किया है। बंगाल में सत्ता में आने के बाद ममता ने राज्य के 35,000 इमामों के लिए हर माह 2,500 रुपये मानदेय का प्रावधान भी किया। उनकी सरकार ने उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा भी दिया। इसके अलावा भूमिहीन गृहविहीन इमामों के लिए जमीन देने की घोषणा की और 10,000 मदरसों को सरकार से संबद्ध भी कर दिया। तृणमूल कांग्रेस ने प्रतिबंधित संगठन सिमी के नेता रहे एक व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य भी बना दिया। वहीं दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय ममता सरकार ने विवादास्पद रुख अपना लिया था। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो ममता बनर्जी ने वे सभी काम किए और बयान दिए जो मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ जाते हों, ताकि बंगाल के अल्पसंख्यक मतदाताओं की तृणमूल कांग्रेस के साथ एकजुटता मजबूत होती रहे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने हालिया चुनाव नतीजों के बाद कहा कि हमारे समर्थक मुसलमानों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट दिए। माकपा ने भी अपने मतदाताओं को तृणमूल के पाले में भेज दिया। एक मजबूत वोट बैंक की ताकत से लैस ममता केंद्र सरकार से दो हाथ करने पर आमादा हो गई। शेष भारत के लोग बंगाल में केंद्र सरकार को इस तरह असहाय देखकर इंदिरा गांधी को याद करने लगते हैं। लेकिन इंदिरा सरकार और मोदी सरकार के बीच एक बड़ा फर्क यह है कि मोदी के पास राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं है। दोस्तों, राजनीतिक घमासान के अंदर आज के लिए इतना ही। एक बार फिर नई राजनीतिक खबर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। साथ ही साथ इसी तरह की खास खबरें आपको मिलती रहें, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।